गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रूट बैच। ये बैच या इस बैच में मैं जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए साइंस कवर कर रहे हैं और आप उसके लिए कंप्लीट रूट से साइंस करना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ इस सिलेबस के थ्रू अपनी साइंस पढ़ सकते हैं या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से और बायोलॉजी का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आज की क्लास में हम सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें। आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास बाइलिंगुअल चलेगी। मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा सकूँ उतना ही समझा पाऊँगी। अच्छा, तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स का नाम है रूट बैच, तो हम हर चीज़ रूट से लेते हुए चलेंगे। स्ट्रैटेजी ये है कि पहले मैं आपको पूरा थ्योरी बताऊंगी और हर क्लास में जो भी मैंने थ्योरेटिकली कंसेप्ट समझाए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स के मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं, सबसे पहले थॉट ऑफ द डे है द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप। अब आप इसको अपनी लाइफ में किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। आपको अगर एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी बहुत मुश्किल लग रही है या आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत वाइड है, तो आप एक कदम उठाओगे तभी वो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? अगर आपको साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना है तो शुरुआत होगी आज की पहली क्लास से। आपको इस क्लास को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं और तभी आपका कंप्लीट सिलेबस डे बाय डे कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, सेल थ्योरी को अच्छे से इन डेप्थ जानेंगे। बहुत सारे बच्चों को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कंफ्यूजन होती है, तो मैं समझाऊंगी कि यूनी मल्टीसेलुलर का मतलब है क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, क्या मेजर डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, और सेल के कौन से मेन पार्ट्स हैं। जो भी हमारे सेल में मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में उन्हें भी कवर अप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सेल की यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन। क्या लिखा गया है? सेल को हम किस नाम से जानते हैं? सेल को हम जानते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी और आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, पढ़ी सबने है, समझ भी सबको आ गई या याद भी सबको हो गई, बट समझते हैं कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जा रहा है। तो सेल का कंपैरिजन हम किससे करेंगे? सेल का कंपैरिजन हम करेंगे एक ईंट से, है ना। जैसे एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती है और नींव किससे रखी जाती है, शुरुआत किससे होती है? किसी एक ईंट से होती है और बहुत सारी ईंटों के मिलने से पूरी एक बिल्डिंग या पूरा एक घर बन के तैयार होता है। वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की शुरुआत भी किसी एक सेल से होती है। वहीं जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनके तैयार होती है। तो जैसे आपकी एक वॉल का स्ट्रक्चर किससे मिलके बना हुआ है? ब्रिक्स से, ईंटों से मिलके बना हुआ है। वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर किसी सेल से या बहुत सारे सेल्स के एक साथ आने से, ग्रुपिंग से बना हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एक बहुत कॉमन फंक्शन की बात करूं, रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है। तो फंक्शंस, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस भी आपके डिफरेंट सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए उसे फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। और सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। क्यों बेसिक? क्योंकि बेस बना रही है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेस कौन बनाता है? कोई एक सेल बना रहा है, ठीक है। तो सेल को बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है? साइटोलॉजी या साइटोलॉजी क्या होता है? तो देखो, साइटो मतलब है, साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? ये स्लाइड क्लियर है आपको? नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि सेल की खोज या डिस्कवरी कैसे हुई, तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था वो था आपका डेड या फिर मृत सेल, है ना। डेड सेल की डिस्कवरी की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? साइंटिस्ट का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। कब की गई थी? 1665 में। ये नाम याद रखना जरूरी है। अभी मैं आपको जो भी कंफ्यूजन आती है डिस्कवरी में वो भी क्लियर कर दूंगी, पहले समझते हैं। तो देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क आपकी ट्री की, पेड़ की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसका एक हिस्सा है कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क के एक स्लाइस को लिया और उसको बहुत ही पतला कट किया, बहुत ही पतला, एक पेपर से भी बहुत पतला, है ना। और फिर उस एक लेयर को, एक छोटी सी लेयर को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, तो उन्हें जो चीज दिखाई दी वो कैसी थी? जो स्ट्रक्चर दिखाई दी वो कुछ इस तरह के थे, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, कुछ इस तरह का इमेज उन्हें नजर आई, ठीक है। जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी इमेज उन्हें नजर आई। अब अगर आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को ध्यान से देखा हो तो उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स या रूम्स नजर आते हैं ना, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स या रूम्स नजर आते हैं। इन्हीं छोटे छोटे से लिटिल कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। सेल एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है या आया है, और उसका मतलब ही क्या होता है? छोटा, छोटे छोटे कमरे या छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी हुई है। पर समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी? डेड सेल की हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा थ्योरेटिकली समझाया गया है, आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट डिस्कवर हुआ आपका लिविंग या फिर एक लाइव, एक जीवित सेल। और जीवित सेल की डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक कौन से साल में? 1974 में। उन्होंने पॉन्ड वाटर्स के थ्रू एक लिविंग सेल उनको मिला, ठीक है। जब वो पॉन्ड वाटर को, जो आपका तालाब का पानी होता है, उसको एग्जामिन कर रहे थे या उसको देख रहे थे कि क्या देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाएगा, तो उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर एक लिविंग, एक जीवित सेल मिला, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिंपली किसकी बात की जा रही है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की, ठीक है। वहीं नेक्स्ट है आपके सेल के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड बड़ा सा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे मान लो ये मैंने आपका क्या बनाया? ये मैंने आपका एक सेल बनाया, ठीक है। अब सेल की इमेज तो आप सभी ने कई बार देखी होगी, और सेल में यहाँ पे इस तरह से कुछ सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है वो क्या होता है?
ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की लाइफ में, ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो यहाँ कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में, ठीक है। रॉबर्ट हुक कौन थे, जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की, ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी की। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, सपोज एक पर्सन है जिसके बाल कैसे हैं, ऐसे हुक जैसे, ठीक है। फिर अभी एक पर्सन है जिसके बाल कैसे हैं, हुक जैसे, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। ऑल्दो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दो अलग पर्सन्स थे, दो अलग लोग थे, पर ये सिर्फ एक तरीका है ताकि आपको याद रह जाए। अब तो पहले किसकी डिस्कवरी होगी, सेल की होगी। पहले बाहर वाली चीज का पता चलेगा तभी तो उसके अंदर की खोज होगी ना। तो पहले डिस्कवरी हुई सेल की, वो भी कौन से सेल की, डेड सेल की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। अब इसको बहुत सारे लोग चिढ़ा रहे थे, ठीक है, तो इसका क्या मन किया, ये सैलून गया और इसने अपने बालों पे कुछ काम करवाया और अब बाल कैसे हो गए, ब्राउन कलर के हो गए, ठीक है। तो बाद में पहले हुक जैसे थे, बाद में ब्राउन हो गए, है ना। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने बाद में किस चीज की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस क्या है, ये यहाँ पे जो सेंट्रली लोकेटेड डेंस गाढ़े से कलर का, डार्क कलर का जो स्ट्रक्चर आपको किसी भी सेल के अंदर दिखता है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर है परकिंजी। परकिंजी की डिस्कवरी भी आपको ध्यान रखनी होगी। इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी, प्रोटोप्लाज्म की। किस चीज की डिस्कवरी की थी, प्रोटोप्लाज्म की। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखो ये आपका एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड कंटेंट होता है, एक ऐसा लिक्विड जैसा मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के सभी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, है ना, सेल के सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बाहर वाली ग्रीन वाली लेयर है, ठीक है, ये जो बाहर वाली ग्रीन वाली लेयर है उसको छोड़ के बाकी अंदर का जो भी चीज है, जो भी लिक्विड मटेरियल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज है, सब कुछ क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। किसने डिस्कवर किया, परकिंजी ने किया। कब किया, 1839 में, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट अगर हम चले, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी पे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सेल थ्योरी के यहाँ पे 3 मेन साइंटिस्ट आएंगे। शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट एक को ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया या अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन दी, उनका नाम था मैथियास श्लाइडन, ठीक है, मैथियास श्लाइडन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब, बॉटनी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर ये एक बॉटनिस्ट है तो ये प्लांट्स के ही केस में सेल और प्लांट सेल के बारे में ही कुछ बता रहे होंगे। सिंपल आप ये समझ पा रहे हो, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, all plants are made of different kind of cells which make different tissues। सभी प्लांट किससे मिलके बने हैं, all plants are made of different kind of cells which make different tissues। सभी प्लांट्स different kind of cells मतलब अलग अलग तरह के सेल से मिलके बने हैं और वो सभी सेल्स अलग अलग तरह के टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे मानो कि अगर हम बात करें, पेड़ है, मानो ये मैंने क्या बनाया, ये एक पेड़ बनाया, ठीक है। अब पेड़ के ये जो स्टेम वाला रीजन है, ठीक है, इसमें जो सेल्स होंगे उन सभी ने मिलके क्या बनाया, पेड़ की स्टेम बनाई, ठीक है, एक रफली हम समझ रहे हैं। वहीं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है। तो लीव्स की जो सेल्स होंगे उन्होंने मिलके एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाया, टिश्यूज ने ग्रुप करके क्या बनाया, एक पर्टिकुलर ऑर्गन लीफ बना दिया, है ना। आप समझ रहे हो इस तरह से। तो बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन हुए, उन्होंने सेल्स कंबाइन हुए, उन्होंने डिफरेंट टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने ऑर्गन बनाया, है ना। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट कौन आया आपके,
थियोडोर श्वान। ठीक है, श्वान ये कौन है? एक जर्मन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। जूलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना। तो इन्होंने किसके बारे में पढ़ाई की होगी या किस तरह के सेल के बारे में बताया होगा? जाहिर सी बात है, इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा कि एक जो आपका सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम समझ रहे हैं। एक जो आपका एनिमल सेल है उसके अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी बताया साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी और चीजें भी प्रेजेंट है। और इस सेल की ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है इस सेल की, इसको क्या नाम दिया इन्होंने? इसको नाम दिया इन्होंने सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसे ही कहते हो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो एनिमल सेल में क्या लिखा हुआ है? सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज, जिसको आज कैसे जाना जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। सभी एनिमल सेल्स के ऊपर एक पतली सी थिन सी मेम्ब्रेन है या लेयर है जिसके अंदर उसका सारा कंटेंट प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्लांट सेल की, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें, ये हमने बात की थी, ये है आपका एनिमल सेल। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? एनिमल सेल पढ़ा। क्या पढ़ा? एनिमल सेल पढ़ा। ठीक है, एनिमल सेल पढ़ा। वहीं अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के बारे में श्वान ने हमें ये बताया कि जैसे हमारे एनिमल सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है ना, चाहे वो आपका न्यूक्लियस हो, ऑर्गेनल्स हो, साइटोप्लाज्म हो, है ना, सब कुछ प्रेजेंट है। पर प्लांट सेल में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग प्रेजेंट है, एक और कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले सेल वॉल के बारे में किसने बताया, तो आप क्या बोलोगे? सीधा थियोडोर श्वान ने बताया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये किसकी बात की गई थी? प्लांट सेल की। ये क्या है? आपका प्लांट सेल है। यहाँ पे एक अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या है? ये ग्रीन डार्क ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाया? सेल वॉल बनाया। ठीक है, सबको समझ आया? सबको समझ आया कि सेल थ्योरी, अभी तक मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आएंगे, पर यहाँ पे अभी तक हमने किस किस की बात की? 2 मेन साइंटिस्ट की बात की। एक है मैथियास श्लाइडन और दूसरे थियोडोर श्वान। ठीक है, आई होप आपको दोनों के ही द्वारा कही गई बातें समझ आई होंगी, है ना। पहले ने श्लाइडन ने प्लांट, क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट है तो वो प्लांट के ऊपर ही स्टडी करेंगे, उन्होंने प्लांट के सेल के बारे में बताया। क्या बताया? कि प्लांट, कोई भी प्लांट है वो डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलके बना है ना, और वो डिफरेंट सेल्स जुड़ के क्या बना रहे हैं? डिफरेंट टिश्यूज बना रहे हैं। ठीक है, वहीं आपके क्या है? श्वान है। इन्होंने एनिमल सेल से पहले इन्होंने बताया एनिमल सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक कि सभी एनिमल सेल्स के ऊपर एक आउटर थिन पतली सी कवरिंग होगी जिसके अंदर सभी मटेरियल प्रेजेंट होगा उस सेल का, उसे क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म, उसे क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाएगा। वहीं उन्होंने प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर की बात की। यूनिक कैरेक्टर मतलब जो उन्होंने वॉल देखी, प्लांट सेल के ऊपर जो वॉल देखी वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, वो एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, नहीं हो सकती। तो देखो क्या लिखा हुआ है? द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, समझ आया सभी को? नेक्स्ट, यहाँ पे इन दोनों की, किस किस की? श्लाइडन और श्वान ने जो भी थ्योरीज दी, जो भी बातें बताई, उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस निकल के आया। क्या था वो? कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट
प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सभी एनिमल्स और प्लांट की जो बॉडी है, जो शरीर है, वो किससे मिलके बना हुआ है? सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से, है ना। सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में एक सेल है, वो भी लिविंग कहलाएगा। वहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम अपनी बात करें, किसी बड़े प्लांट की बात करें, किसी ट्री की बात करें, तो जब एक सेल 2 में बटेगा, 2 सेल 4 में बटेंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे सेल्स फिर धीरे धीरे ग्रुप करते जाएंगे और उन्हीं के ग्रुप से या उन्हीं सेल्स के डिवीजन से, ठीक है, डिवाइड होना ही यहाँ पे क्या कहला रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, इस तरह से आगे नंबर बढ़ता जा रहा है। उसी से क्या बनी हुई है? सभी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी बनी हुई है। लास्ट में यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया और बढ़ाते हुए एक बात बताई, किसने बताई? यहाँ पे आया आपके रुडोल्फ विर्को। ठीक है, अब सबने ये तो बता दिया कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल है, एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सभी ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। ये सब बातें तो समझ आ गई, पर ना ही श्वान ने, ना ही स्लाइडन ने, किसी ने ये नहीं बताया कि कोई एक सेल किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, कैसे बना। ठीक है, तो देखो रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका क्या नाम है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब पेपर में सीधा ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका क्या मतलब होता है? हर सेल जो अभी एग्जिस्ट करता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आया है। नहीं आया समझ, है ना। तो सपोज मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है हम कहीं से आए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो इस एक सेल का भी कोई पेरेंटल सेल होगा। ठीक है, अब इस एक सेल ने डिवाइड किया तो 2 सेल बने, वैसे ही ये सेल आगे डिवाइड करेंगे तो 2 और, या जिस भी तरह का डिवीजन शो कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। तो जैसे अगर हम ये सभी सेल्स को ना देखें, सिर्फ इस वाले सेल को देखें, तो ये किससे ओरिजिनेट होकर आया? इससे। वैसे ही ये सेल पीछे किसी और सेल से मिलके आया होगा। तो क्या लिखा हुआ है? द सेल्स डिवाइड, सेल डिवाइड करता है और नए सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसी का मतलब था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको शेप, साइज और एक्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंट तरह के सेल्स के बारे में बताया हुआ है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्कर यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कैसा सेल है? सबसे छोटा लिविंग सेल। ठीक है, इसी को पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ एक बैक्टीरिया है। अब मैम सभी बैक्टीरिया छोटे क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बेशक ये एक बैक्टीरिया तो है, पर ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं है। इसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सभी बैक्टीरियाज के मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल होती है, जिसकी वजह से उनका साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो गया। और ये सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर वॉल नहीं होती। ठीक है, तो ये एक स्मॉलेस्ट सेल है। साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर्स में है लेंथ। ठीक है, समझ आई सभी को? अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा, लार्जेस्ट बड़ा, साइज में बड़ा, है ना, तो कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच का एग, है ना। आपको पता है, सभी को ये सब बातें पता है, बट फिर भी मैं अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में सब कुछ रूट से, एकदम बेसिक से करवाऊंगी, तो हम दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे। ठीक है, देखो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा जो है सबसे बड़ा सिंगल सेल है। ठीक है, बड़ा, बहुत ही बड़ा, लार्ज। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा, लंबाई में, है ना, लंबा सेल कौन सा है सबसे ज्यादा? तो अगर क्वेश्चन आए कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल। आप सभी ने न्यूरॉन बचपन में जूनियर क्लासेस में देखा होगा जरूर, जिसे हम सिंपल भाषा में नर्व सेल भी कहते हैं। और आप बॉडी के जितने भी सेल देखोगे उन सब में
ऑल्दो बहुत बड़ा नहीं होता, बट दिखने में अगर आपने बुक्स में इमेजेस देखी हो तो न्यूरॉन की लेंथ काफी लंबी दिखाई जाती है। जैसे कि देखो, ये जो यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स की इमेज लगाई है, इसमें जो बीच वाला सेल है ये क्या है, आपका न्यूरॉन है। अभी तक आपने जो सेल देखे हैं वो ऐसे देखे होंगे, सर्कुलर देखे हैं, जिस भी शेप के देखे हैं, बट छोटे छोटे देखे हैं। क्या न्यूरॉन जितना लंबा कोई देखा है? नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट, लंबाई में लंबा सेल कौन सा, तो आप क्या बताओगे? नर्व सेल। वहीं अगर हम ह्यूमन के आरबीसी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन के आरबीसी की। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। वो कैसा होता है? राउंड, या तो वो राउंड होगा या फिर वो बाई कनकेव शेप का होता है, ठीक है। मतलब ऐसे देखो, इधर दोनों जगह से कैसा है, उठा हुआ सा, और यहाँ से अंदर से कैसा है, यहाँ पे डिप्रेशन है, ठीक है। तो बाय कनकेव शेप का होगा। व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, देखो अगर हम ह्यूमंस के या ब्लड की बात करें तो ब्लड कई सारे तरह के सेल से मिलके बना होता है, कई सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा है, प्रोटीन्स है ना, कई सारी चीज़ें, प्लेटलेट्स हैं। तो वैसे ही अगर इन्होंने अभी शेप किसकी बताई? ह्यूमन आरबीसी की। यहाँ पे अगर हम आपको एक चीज़ बताएं कि ह्यूमन का जो आरबीसी है उसमें मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। बेशक ये सेल है पर इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल की, वो कैसा? अमीबॉइड। अमीबॉइड मतलब जैसे अमीबा, अमीबा आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। कैसा होता है अमीबा? अमीबा कैसा होता है? कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे अजीब सा, है ना। तो वैसी ही शेप किसकी होती है? व्हाइट ब्लड सेल की भी होती है। और मसल सेल की शेप कैसे है? स्पिंडल जैसी, कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो पतले हैं और बीच से कैसा है? मोटा सा है। और एंड पॉइंटर्स कैसे हैं? पतले से हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड। देखो जैसे ये आपका स्मूथ मसल का सेल है, यहाँ से देखो ध्यान से, पतले हैं, एंड कैसे है? टेपरिंग है। आरबीसी कैसा है? बाइकनकेव है। एपिथेलियल सेल कैसे हैं? कॉल्यूमिनार, ऐसे करके कुछ लंबे लंबे से, ठीक है, इस तरह से। और वही व्हाइट ब्लड सेल कैसा होता है? अभी आपने पढ़ा अमीबॉइड या फिर इर्रेगुलर शेप, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि वो इर्रेगुलर शेप का भी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट हम क्या समझने जा रहे हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल समझो, यूनि में एक शब्द आ रहा है, यूनि का मतलब होता है, यूनिसेलुलर में एक शब्द आया यूनि, यूनि मतलब सिंगल या वन, ठीक है। और सेलुलर का मतलब आप सभी को पता है ना, सेलुलर का क्या मतलब होगा? सेल। सेलुलर का क्या मतलब हुआ? सिंपली सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल हो, ठीक है, और वो एक सेल लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे हम एक बड़े से ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डॉग भी एक बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड ऑर्गेनिज्म है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो रहा है, जैसे कि एक्सक्रीशन कर रहे हैं हम, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस, डाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी प्रोसेसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू हो रहे हैं। पर क्या ऐसा, पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में केवल एक सेल होता है और वो एक सेल ये सभी प्रोसेसेस परफॉर्म कर लेता है अकेले, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है और वो एक सेल सभी प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो सब परफॉर्म कर रहा है, उन्हें बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर में शब्द आ रहा है मल्टी, ठीक है, ध्यान से सुनना, मल्टी सेलुलर में शब्द आ रहा है मल्टी। मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल, है ना, कई सारे सेल से मिलके बनी है। जैसे सीधा एग्जांपल आप अपने आप को देख लो, है ना, हमारी बॉडी काफी बड़ी है और बहुत सारे ट्रिलियंस सेल्स इसमें प्रेजेंट है, इवन उससे भी ज्यादा। तो हर प्रोसेस होने के लिए कुछ अलग ग्रुप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो लंग्स के सेल, नोज के सेल, है ना, ये सब उसमें रोल प्ले कर रहे हैं।
डाइजेशन के लिए स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उन सब के सेल्स रोल प्ले कर रहे हैं। तो अलग अलग सेल्स ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, सेल्यूलर का मतलब आपको पता ही है, सेल होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल हो। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हो। सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट होल ऑर्गेनिज्म, वही बात लिखी हुई है ना। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म कर सकते हैं? सभी नेसेसरी फंक्शंस जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सभी फंक्शंस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने सिर्फ एक सेल के थ्रू परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल्स, अमीबा, अमीबा मैंने अभी दिखाया आपको, ऐसे इरेगुलर सी शेप का होता है ना। वहीं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ग्रीन एल्गी क्या होता है? काई, या जिसे हरा शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर में जैसे काउ, ह्यूमन बीइंग और जो भी चीजें अभी आपके दिमाग में आ रही हैं बड़ी बड़ी, है ना, वो सभी क्या है? आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी मैंने अभी एग्जाम्पल्स आपको बताए उन सभी की इमेजेस दी हुई हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि यहाँ पे आपको अमीबा दिखाया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास दिखाया हुआ है। क्लेमाइडोमोनास क्या था? एक एल्गी थी, एक काई थी, कैसी होती है? ग्रीन कलर की। ये बस एक सेल है और पूरा एबल है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। एक्ट क्या कर रहा है? खुद ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, ये पूरा एक सेल है इसकी बॉडी में। ठीक है, पूरा एक सेल है और इस एक सेल के थ्रू ही ये सारे अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। वहीं अगर हम बात करें पैरामीशियम की, ठीक है, पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं इनकी इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चले, ठीक है, अब यहाँ पे दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को क्लियर किया जा रहा है। नॉट जस्ट टर्म्स, ये पूरे अपने आप में कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, आपको ये पूरी बात पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, ठीक है, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले खुद से समझते हैं। ठीक है, प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो और कैरियोटिक, ठीक है, दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। प्रो का यहाँ पे क्या मतलब है? प्रिमिटिव या पुराना। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब ही पुराना होता है। और कैरियोटिक या कैरियन शब्द का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एक ऐसा सेल जो कब बना? जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पुराने सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपके सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा डीएनए का, है ना। अब डीएनए क्या है और कहाँ है? क्या है समझेंगे, कहाँ है ये समझ लो। डीएनए आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, पर किसमें? यूकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? सपोज ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ज्यादातर नहीं, सभी जो आपके बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आपने कई बार नाम सुना होगा, जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सभी कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब होना क्या चाहिए था कि आपके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, मैंने पहले यही बताया, उसके अंदर क्या होगा? आपका डीएनए होगा। पर जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, इधर पूरा ब्लू से बना लेते हैं, यहाँ पूरा आपका साइटोप्लाज्म पूरे में प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म पूरे में प्रेजेंट है। और जो डीएनए जो उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, वो एक जगह इकट्ठा होकर ऐसे ही आपके
साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होगी। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब देखो जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, पहली बात आपको क्या पता चली, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। सीधा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इस जेनेटिक मटेरियल को हमने एक अलग से नाम दे दिया। क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये बात याद रखना। प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो एक जगह इकट्ठा हो रखा है साइटोप्लाज्म में बिना किसी कवरिंग के। ठीक है, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल की ऑर्गेनेली या सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, पर जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब के ऊपर, जैसे एक सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही इन सब के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनकी बॉडी में जो सेल है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है प्रेजेंट। पर यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्यों? देखो, राइबोसोम्स ऑर्गेनल तो है पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट होगा? देखो, एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोइड, एक जगह इकट्ठा हो रखा है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जैसे कि गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में। पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कुछ सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। ऐसे करके कुछ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इन्हें क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ये सभी किसमें प्रेजेंट है? आपके सभी किसमें प्रेजेंट है? आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका एक नाम, एक कॉमन नाम हम किस नाम से जानेंगे? इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इतना बड़ा तो नहीं बोलेंगे, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? हमने इसको नाम दे दिया प्लाज्मिड डीएनए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मिड डीएनए, है ना, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? प्लाज्मिड डीएनए नाम दे दिया। ये प्लाज्मिड डीएनए यूकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए यूकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है। अब जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको सीधा बोल दिया कि आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सभी कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि सभी बैक्टीरियाज के ऊपर सेल वॉल भी होती है ना, पर सिर्फ एक को छोड़ के, उसका क्या नाम था? माइकोप्लाज्मा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सभी, ज्यादातर सभी बैक्टीरियाज या ज्यादातर सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, किसी एक आध को छोड़कर। ठीक है, किसी एक आध को छोड़कर। इतनी बात आपको समझ आई? अच्छा, अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम आपके प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा। तो देखो, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S के पाए जाते हैं, वही यूकैरियोट्स में कितने के पाए जाते हैं? 80S के। ठीक है, राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है या एक ऐसा पार्ट है, एक ऑर्गेनली है जो जिसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक बड़ा वाला हिस्सा और एक ये छोटा वाला हिस्सा। ठीक है, इन दोनों के मिलने से एक राइबोसोम बनता है। ठीक है, तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, जब आपने प्रोकैरियोट्स की बात की तो ये पूरा एक क्या कहलाएगा? 70S। पर जो इसकी बड़ी सब यूनिट है वो कितने की है? 50S की। बड़ी सब यूनिट है वो कितने की है? 50S की। और छोटी कितने की है? 30S की। जैसे मैंने एक बड़ी बनाई, प्रोकैरियोट्स में बड़ी वाली होगी 50 की और छोटी वाली होगी 30 की। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें,
यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें बड़ी सब यूनिट कितने की होगी 60s की, और छोटी कितने की होगी 40 की, और टोटल ये कितना है पूरा एक साथ इसको कितना बोलेंगे 80 स्वेडबर्ग्स, एस फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि रेलवे के एक PYQ में ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साइज पर क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आई। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज अगर कंपैरिजन किया जाए यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, तो प्रोकैरियोट्स का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट्स का साइज बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, जो भी चीज मैंने बताई यहाँ आपको पूरा प्रोकैरियोट समझाया, ठीक है। ये पूरा प्रोकैरियोटिक सेल था। जो भी चीज प्रोकैरियोटिक में है जाहिर सी बात है वो यूकैरियोटिक में नहीं होंगी, और जो प्रो में नहीं है वो यू में होंगी, है ना। जैसे यू का मतलब होता है, यू का मतलब है ट्रू, और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA प्रेजेंट होगा। वही यहाँ पे गोल्जी, यहाँ पे सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा, प्लाज्मिड एब्सेंट होगा। यहाँ सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल है, एक ही DNA है। राइबोसोम दोनों में होंगे, साइज वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इधर हमने क्या बोला, सारे बैक्टीरियाज में या सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल है, किसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, है ना। और यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे अगर हम एनिमल सेल की बात करें सेल वॉल नहीं है, वहीं अगर हम बात करें किसी यूकैरियोटिक प्लांट की या प्लांट की बात करें तो उनमें सेल वॉल है ना, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ये जनरली थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, समझ आया। अगर कहीं भी कुछ भी ना समझ आया हो तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन करवानी है कि मैम आप इस तरह से बताओ या कुछ और चीज़ें आप हमें बताओ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया हुआ है, एक यूकैरियोटिक सेल दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट वेरिएशन दिख रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल कितना सिंपल है, यहाँ पे सीधा बीच में इसका एक DNA है जो मैंने भी बताया, राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड है, ये देखो सर्कुलर DNA जो है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA के अलावा एक्स्ट्रा में, ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली, ये वाली क्या है, मेम्ब्रेन है, और ये बाहर वाली मोटी वाली क्या है, वॉल है, ठीक है। वहीं जब हमने यूकैरियोटिक सेल की बात की तो यहाँ पे देखो कितनी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये न्यूक्लियस। यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियस दिखाया, ठीक है, ये देखो ये दिखा रखा न्यूक्लियस, ठीक है। बस न्यूक्लियस को ध्यान से देखना और अभी ज्यादा मत सोचना। और उसके अलावा कितनी सारी यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनेलीज दिखाई हुई है या ऑर्गेनल्स दिखाए हुए हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, है ना, काफी कुछ है। अच्छा, मेन चीज क्या थी, आपको न्यूक्लियस पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आया सभी को, ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को। नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट है आपका मेन पार्ट्स ऑफ सेल। तो देखो ऐसे 3 मेन पार्ट्स हैं जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम पहले पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स को शुरू करने से पहले। अब मैम वो कौन कौन से 3 पार्ट होंगे, तो चलो देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन से 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम क्लास में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपका सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन या इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस को डिटेल में समझेंगे। और लास्ट में हम किसको समझेंगे, साइटोप्लाज्म को, ठीक है, साइटोप्लाज्म को, ठीक है, ठीक है। अब
ये सभी टॉपिक्स हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक सेल के अंदर कौन से 3 मेन पार्ट्स होते हैं, तो आप क्या क्या बताओगे? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस, और द लास्ट वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब हम ये कवर कर चुके होंगे, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? अपना सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि मैं आपको इनफ अमाउंट में कंटेंट करवा चुकी हूँ थ्योरेटिकली, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।